नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का एक लेक्चर सीरीज जो कि आने वाले कुछ सेशंस तक चलेगा, जिसमें पहला टॉपिक जो हमारा है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सीरीज रहेगी दोस्तों बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम या मीडियम वाले लोगों को आसानी समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक वीडियो में। चलिए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को दोस्तों हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं और दूसरा नाम इसका है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि जो पहली साइट थी 1921 में जो कि दयाराम साहनी द्वारा खोजी गई थी वो हड़प्पा थी, जो कि आज के पंजाब में है, पाकिस्तान वाले। इस सिविलाइजेशन की जो घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट था वो जॉन मार्शल द्वारा, जो कि एएसआई के डायरेक्टर थे, 1924 में किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हिस्ट्री के कौन से पोर्शन या पार्ट में आता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है प्री हिस्ट्री जहां पर हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री जिसमें आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेरी यानी कि साहित्यिक एविडेंस होते हैं हमारे पास, लेकिन वो डेसिफर यानी कि आज तक समझे नहीं गए हैं। और तीसरा होता है हिस्ट्री जहां पर आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी एविडेंस प्लस फॉरेन अकाउंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि ह्वेनसांग, फाहिन, मेगास्थनीज, इनके जो अकाउंट्स होते हैं ये सभी हिस्ट्री का पोर्शन बनाते हैं, हिस्ट्री का पार्ट। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कौन से पोर्शन में आता है? तो ये जो आता है दोस्तों वो है प्रोटो हिस्ट्री में आता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, लिटरेरी एविडेंस भी मिलता है, लेकिन ये डेसिफर नहीं हुआ है आज तक। इसको समझा नहीं गया है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब समझते हैं दोस्तों इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट यानी कि जो क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का वो कहां से कहां तक फैला हुआ था। अगर आप प्री हड़प्पन फेज को देखेंगे, हड़प्पन से कुछ सालों पहले तक का, तो वो सिंध जो था आज का पाकिस्तान वाला ये सेंट्रल जोन हुआ करता था उसका। लेकिन जब मैच्योर फेज हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, उस समय सिंध पंजाब जो भारत में आता है आज के डेट में, पंजाब वाला क्षेत्र और सिंध वाला जो रीजन है वो सेंट्रल जोन बन गया मैच्योर हड़प्पन फेज का। और इसका जो एक्सटेंट था वो नॉर्थ में यानी कि उत्तर क्षेत्र में जम्मू, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व क्षेत्र में यूपी तक, वेस्टर्न यूपी पर्टिकुलरली मेरठ तक फैला हुआ था, और पश्चिम क्षेत्र में ये गुजरात तक फैला हुआ था। इसका जो टाइम स्केल है दोस्तों, टाइम पीरियड एग्जिस्ट करने का, वो कई लोगों के द्वारा अलग अलग माना गया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लिया जाता है वो 2500 बीसी से 1900 बीसी या फिर 2300 बीसी से 1900 बीसी तक मुख्यतः लिए जाते हैं। हमें इसकी ओरिजिन के बारे में कोई खास चीजें पता नहीं चलती, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास। पुरातात्विक खोज जो हुए थे आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, जे.पी. बिस्ट, इनके द्वारा जो आर्कियोलॉजिकल खोज हुए हैं उनसे ही हमें इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। लेकिन जो इस सभ्यता का खात्मा है यानी कि एंड है, इसके बारे में कई सारे अलग अलग मत है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कई लोग का मानना है कि डिक्लाइन ऑफ रेनफॉल यानी कि पानी की कमी की वजह से यहाँ पर इस सभ्यता की खात्मा हुआ है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई के कारण और अर्बनाइजेशन के कारण इसका खत्म हुआ है। फ्लड या फिर अर्थक्वेक भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। चेंज इन कोर्स ऑफ इंडस रिवर यानी कि सिंधु घाटी, सिंधु जो नदी थी उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। और कई लोगों का मानना है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, इसके कारण इस सभ्यता की खात्मा हुई है। तो ओपिनियन डिफरेंस है दोस्तों, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट ओपिनियन सही साबित होती नहीं है इसमें, यानी कि कोई भी सेटिस्फैक्टरी एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे इसको ऐसा मान सकते हैं कि इन तरीकों से शायद इस सभ्यता का खात्मा हुआ होगा। अब यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों बहुत ही सुंदर सा चित्र है जहां पर भारत का नक्शा आधा दिख रहा है आपको और पाकिस्तान का। ये जो आप देख रहे हैं ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये पंजाब वाला क्षेत्र है और ये पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं जम्मू, वेस्टर्न यूपी, दाइमाबाद और सुख्ता जेंडोर जो कि बहुत ही वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था, पश्चिमी पॉइंट। तो ये जो पूरा एरिया है ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्या फॉर्म करता है। कई लोग इसे क्वाड्रिलेटरल बताते हैं, कई लोग ट्रायंगल, लेकिन एग्जाम में जो जनरली आंसर है वो ट्रायंगल लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोर्शन जो है एक ट्रायंगल जैसा शेप बनाता है।
डायमंड शेप भी कई जगह कहा जाता है इसे। अब हम देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि मैच्योर फेज में इंडस वैली के फ्लरिश हुए थे। तो उसमें सबसे पहला है हड़प्पा 1921 में, जिसकी खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दूसरा है दोस्तों मोहनजोदारो 1922 में, इसकी खोज हुई थी आर.डी. बनर्जी के द्वारा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र चान्हूदारो जो कि 1931 में एन.जी. मजुमदार के द्वारा इसकी खोज हुई थी। चौथा है दोस्तों कालीबंगन, जो तीनों ही फेज में प्रीमेच्योर, मैच्योर और लेटर फेज में एग्जिस्ट करता है कालीबंगन, जिसका खोज 1953 में अमलानंदन घोष के द्वारा हुआ था। लोथल जो है वो पांचवा क्षेत्र है, एस.आर. राव के द्वारा इसकी खोज हुई थी 1953 में। और लास्ट है दोस्तों बनवाली या बनावाली इसे कहते हैं, 1974 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा इनकी खोज हुई थी। तो ये जो प्लेसेस है दोस्तों ये मैच्योर फेज के प्लेस हैं। ये कोर सेंटर्स हुआ करते थे मैच्योर फेज के, जब हड़प्पन कल्चर अपने पीक पे था, जिनिथ पे था। मैच्योर फेज के जो कोस्टल टाउन्स थे जो कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो थे सुक्ता जिंडोर जो कि गुजरात और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे था। दूसरा था सुरकोटड़ा, तीसरा था लोथल। लोथल एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था दोस्तों, और इसे वर्ल्ड का पहला डॉकयार्ड माना जाता है, जो कि आज के गुजरात क्षेत्र में है। अब दो ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स थे दोस्तों जो कि तीनों ही फेज में, मैच्योर फेज, प्री मैच्योर और लेटर हड़प्पन फेज में एग्जिस्ट करते थे। वो थे धौलावीरा जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दूसरा है राखीगढ़ी जो कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का बिगेस्ट साइट है। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बिगेस्ट साइट है इंडिया में। धौलावीरा जो है 1985 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहां पर जाइंट वाटर मैनेजमेंट, हड़प्पन लोग का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि रिजर्वायर या फिर डैम जो बनाते हैं आज के डेट में हम, ये यहां का बहुत ही अच्छा था। ये गुजरात की रन ऑफ कच्छ वाले क्षेत्र में धौलावीरा रहता है, मतलब वहां पर है ये। लेट हड़प्पन पीरियड की जो साइट्स हैं वो है रंगपुर और रोजदी जो कि गुजरात के काठियावाड़ वाले रीजन पर एग्जिस्ट करते हैं। कालीबंगन जो है दोस्तों वो भी एक प्री हड़प्पन साइट है धौलावीरा और राखीगढ़ी के साथ। अब यहां पर आप बहुत ही सुंदर एक चित्र देख रहे होंगे दोस्तों, जो दिखाता है कि प्री हड़प्पन फेज, मैच्योर फेज और लेट हड़प्पन फेज कैसे फ्लरिश किए। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे प्री हड़प्पन फेज में एक जगह हमको मिली थी कालीबंगन, जो कि आज के राजस्थान में है, जहां से हमें फरो का एविडेंस मिला है, यानी कि जुती हुई खेत का एविडेंस मिला है। और इससे हमारा यह मानना है, क्योंकि सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हमारे पास, कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का प्रैक्टिस यहां पर होता था। और कृषि आप सभी जानते होंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत भी आता है, और जब वो आगे बढ़ता है, बहुत ज्यादा होता है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश होता है उससे। और जब ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश होता है तो फिर वो मैच्योर फेज की ओर बढ़ता है। और फिर मैच्योर फेज में हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन क्यों थी, पहली नगरीय सभ्यता क्यों थी? क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हुआ तो टाउन प्लानिंग उनकी अच्छी हुई। वो लोग बर्न ब्रिक का यूज करते थे, सील्स का उपयोग करते थे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। ये सब कारणों से हम इसे फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन यानी कि नगरीय सभ्यता कहते हैं। और लेटर हड़प्पन फेज में हमें पता चलता है इसके डिक्लाइन का कारण कि ये लोग डिक्लाइन क्यों हुए। अब हम देखते हैं दोस्तों इनका जो डिस्टिंग्विश्ड टाउन प्लानिंग था, जो कि एक अलग प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, उसमें क्या खास था? तो सबसे पहला जो सिटीज थी वहां की वो डिवाइडेड थी दो भागों में, टू पार्ट्स में। एक को कहते थे सिटाडेल यानी कि दुर्ग यानी कि फोर्ट्स, जो कि रेसिडेंस ऑफ अपर क्लास था यानी कि रूलिंग क्लास। दूसरा था लोअर टाउन जो कि रेसिडेंस ऑफ कॉमन पीपल था, आम लोग यहां पर रहते थे। और सिटाडेल जो था वो वेस्टर्न पार्ट में था, एग्जिस्ट करता था। अब सिटाडेल और लोअर टाउन क्या दर्शाते हैं हमको? ये दिखाते हैं कि देयर वाज अ सोसाइटी बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्शन ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ के बेसिस पे सोसाइटी डिवाइडेड थी। रूलिंग क्लास हुआ करता था एक, और एक कॉमन पीपल हुआ करते थे। लोअर टाउन जो था वहां पर बर्न ब्रिक का यूज होता था। एक होता है सन ड्राइड ब्रिक्स, धूप में सुखाने वाला, एक होता है बर्न ब्रिक्स। तो यहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी दर्शाती है बर्न ब्रिक्स का यूज। टाउन जो था वो एक ग्रिड सिस्टम पैटर्न फॉलो करता था, और रोड्स जो थे वो इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल पे।
और टाउन जो था एक ब्लॉक की तरह विजिबल होता था। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये ग्रिड सिस्टम पैटर्न में टाउन जो था ऊपर से एरियल व्यू देखने से ऐसा दिखता था। और जो वहाँ की बिल्डिंग्स थी वो 2 स्टोरीड थी। आगे हम देखेंगे इमेजेस में। अब जितने भी साइट्स पाए गए हैं पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो ऑलमोस्ट 90 to 95% सिमिलर हैं। और इतने दूर दूर होने के बावजूद भी ये सिमिलर थे, मतलब वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटिंग अथॉरिटी होने का संभावना है। बिकॉज ऑल साइट्स हैव सेम पैटर्न एक्सेप्ट चान्हू दारो, जहां पर कोई भी सिटाडेल पाया नहीं गया, यानी कि कोई भी दुर्ग या फोर्ट पाया नहीं गया है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि ओनली साइट विदाउट सिटाडेल इज चान्हू दारो। अगला फीचर जो है दोस्तों वो है बिग बिल्डिंग्स, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। हड़प्पा में अगर आप देखेंगे तो 6 ग्रेनरीज इन अ रो आपको दिखाई देगा। ग्रेनरीज यानी कि जहां पर धान ये सब रखा जाता था। मोहनजोदड़ो में 2 ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स थी। एक था ग्रेट बाथ, जो कि स्नानागार जिसे कहते हैं, रिचुअल बाथिंग्स के लिए यूज हुआ करता था। दूसरा था ग्रेनरी यानी कि अन्नागार, एक बड़ा सा सेम साइज का हड़प्पा जैसे, जहां पर धान और ये सब रखे जाते थे। तो प्रोबेबली ये माना जा सकता है कि टैक्स जो थे वो कलेक्ट किया करते थे रूलिंग क्लास ग्रेन्स के फॉर्म में। तीसरा स्पेशल फीचर, ये लोग बर्न ब्रिक यूज किया करते थे, न कि सन ड्राइड ब्रिक। सन ड्राइड ब्रिक्स भी यूज हुआ करते थे, लेकिन बर्न ब्रिक्स देखा गया है मैक्सिमम साइट में। ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी और माइंडसेट था उनके पास। और जो साइज पाए गए हैं मैक्सिमम साइट्स में वो सेम थे, 4:2:1, 4:2:1। ये साइज ऑलमोस्ट सिमिलर पाया गया है हल साइट्स में। चौथा अगर देखेंगे स्पेशल फीचर तो है वहां का एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। मतलब हर घर में वहां पर कोर्टयार्ड हुआ करता था और कुएं या फिर वेल्स पाए गए हैं कालीबंगन वाले एरिया में। यानी कि ये लोग हेल्थ और हाइजीन पर भी बहुत ही ध्यान दिया करते थे हड़प्पन्स लोग। अब यहां पर आप जो ये इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये सिटाडेल था, यानी कि दुर्ग और फोर्ट, जो कि वेस्टर्न पार्ट में हुआ करता था। और यहां पर आप देख सकते हैं लोकल मार्केट और लोकल लोग रहा करते थे। ये लोअर टाउन का पोर्शन है। एक लौता ऐसा साइट जहां पर सिटाडेल नहीं पाया गया है वो है चान्हू दारो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद के दृश्य में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर 2 स्टोरीड बिल्डिंग, ये फर्स्ट स्टोरी और ये ग्राउंड फ्लोर, आप देख सकते हैं 2 स्टोरीड बिल्डिंग पाए गए हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइट्स पे। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट जो कि बिग बिल्डिंग्स का पाया गया है मोहनजोदड़ो में, जो कि है ग्रेट बाथ। ये आप देख सकते हैं रिचुअल बाथिंग की तरह, एक स्विमिंग पूल की तरह यहां पर एक पाया गया है, जो कि मोहनजोदड़ो में था। और 6 ग्रेनरीज इन अ रो की बात जो मैंने की, अन्नागार, यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक रो में पाए गए हैं 6 ग्रेनरीज इन अ रो, जो कि हड़प्पा की खासियत है। अगर आपको पूछा जाए कि ग्रेट ग्रेनरी आपको कहां मिला है, तो ये आपको मिला है मोहनजोदड़ो में। लेकिन अगर 6 ग्रेनरीज इन अ रो आपसे पूछा जाए तो ये हड़प्पा में हमें मिलता है। धोलावीरा का आप एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एक रिजर्वायर की तरह, यानी कि बांध की तरह देख सकते हैं दोस्तों इमेज में, जो कि धोलावीरा में पाया गया है। धोलावीरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो बर्न ब्रिक्स की मैंने बात की थी, पकी हुए ईंटों की 4:2:1 वाले साइज में, ये आप देख सकते हैं ऑल साइट्स में मैक्सिमम ये सेम साइज के मिले हैं ऑलमोस्ट। अगर आप एरियल व्यू देखेंगे मोहनजोदड़ो का तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, जो ब्लॉक पैटर्न में मैं आपसे बात कर रहा था, ये वही ब्लॉक पैटर्न है, आप देख सकते हैं, ग्रिड सिस्टम जिसे कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों एडवांस था वहां का? कर्टिस, जो कि अलेक्जेंडर के एक कोर्टियर थे, उन्होंने बताया कि सिंध जो रीजन था वो कि डेंस फॉरेस्ट वाला रीजन था, और अगर डेंस फॉरेस्ट है वहां पर रेनफॉल अच्छा होगा तो वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा एरिया होगा। और सिंधु यानी कि इंडस रिवर एक फर्टाइल प्लेन बनाती थी, सिंधु नदी। और डेंस फॉरेस्ट मैंने आपको बताया लीड्स टू रेनफॉल। यूनानी यानी कि ग्रीक एविडेंसेस से हमें पता चलता है कि कॉटन को सिंडोन कहा जाता था, जो कि इंडस वैली पीपल यानी कि हड़प्पन्स वेर द फर्स्ट, ये लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। इसका एविडेंस हमें मोहनजोदड़ो से एक वुवन क्लॉथ के माध्यम से मिलता है। अब एग्रीकल्चर के कौन कौन से एविडेंस थे जो कि ये प्रूव करते हैं कि हड़प्पन्स वेर द बेस्ट इन दैट? तो फरो, जो जुती हुई खेत है, कालीबंगन से हमें मिलते हैं, ये प्लोइंग का एविडेंस हमें देता है, यहाँ की हल चलाया जाता था। राइस हस्क मिले हैं हमें
धान की बालियां जो कि लोथल से मिली है, जो कि एक ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर था। बी फॉर बार्ली, बार्ली जौ जो कि हमें बनवाली से मिला है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इरिगेशन फैसिलिटी को दिखाता है हड़प्पन्स के, जो कि धोलावीरा से हमें मिला है। ऑल दिस रिजल्टेड इन द एग्रीकल्चर सरप्लस एंड द स्ट्रॉन्ग एविडेंस इज द ग्रीनरी। और ये सभी को प्रूफ कौन करता है? ग्रीनरी, क्योंकि ये सभी थे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर होता था वहां पे, और एग्रीकल्चर इतना सरप्लस था कि उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास मोहनजोदारो में और हड़प्पा में ग्रीनरीज पाए गए हैं। धान की कुटिया आज के डेट में जैसे होती है वैसा ही सेम हड़प्पा और मोहनजोदारो में पाया गया है। अब यहां पर टॉय कार्ट यानी कि बुल्लक कार्ट, बैलगाड़ी का छोटा सा मिनिएचर मिला है हमें मोहनजोदारो से। अगर आप हल देखेंगे, एक टॉय प्लग, वुडन प्लग मिला है हमें बनवाली से। ये सब एविडेंसेस जो मैं आपको बता रहा हूं यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप देखेंगे फरो लैंड, जुती हुई खेत आपको मिलेगा प्लग फील्ड कालीबंगन से, और अर्थक्वेक के एविडेंस भी यहीं से मिले हुए हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, राखीगढ़ी जो आज के हरियाणा में है, कालीबंगन जो राजस्थान में है, हड़प्पा और मोहनजोदारो ये आज के पंजाब और सिंध वाले प्रोविंस पाकिस्तान में है, धोलावीरा आप देख सकते हैं गुजरात में है, और लोथल भी गुजरात में है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अगला स्पेशल फीचर है दोस्तों हड़प्पन्स का। यहां पर ऑक्सन, गोट, बफेलो, शीप और पिग, इन सभी का डोमेस्टिकेशन होता था, पालन पोषण होता था। और ये सभी लीड करते होंगे एग्रीकल्चर को, ये लोग हेल्प करते होंगे एग्रीकल्चर में। जैसे कि आज भी आप देखते हैं कि गाय और बैल हम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में यूज़ करते हैं, शीप्स भी बहुत जगह प्रयोग होते हैं। तो ये सभी प्रूफ करते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बहुत ही अच्छा हुआ करता था वहाँ पर। राइनो और एलिफेंट, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे। राइनो और एलिफेंट वेयर नोन एज दे कैन बी सीन इन द सील्स, जो मुहर थी वहाँ की हड़प्पन्स की, वहाँ उसमें राइनो और एलिफेंट्स दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये एक पशुपतिनाथ सील या फिर यौगिक सील इसे कहते हैं, यौगिक सील, यौगिक मुहर के नाम से जानते हैं। जहां पर आप यहां पर एक एलिफेंट देख सकते हैं, यहां पर एक टाइगर, यहां एक बफेलो, यहां एक राइनोसोरस देख सकते हैं, और 2 हिरण यहां पर इनके पैरों पर दर्शाए गए हैं इस मुहर में। और अलग अलग प्रकार के आपको मुहर हमें यहां पर मिले हैं। एक एलिफेंट वाला मुहर, बुल सील मिला है हमें मोहनजोदारो से, यूनिकॉर्न सील मिला है, ये एक बुल सील है आप देख सकते हैं, ये टाइगर सील्स। तो ये अलग अलग प्रकार के सील्स हमें मोहनजोदारो से मिले हैं। और इसमें जो एनिमल्स के दृश्य दिखाए गए हैं ये दर्शाते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब देखते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, यानी कि प्रौद्योगिकी और शिल्प। ये बहुत ही एडवांस थी हड़प्पन्स की एज कंपेयर टू किसी भी अन्य सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला एविडेंस जो मिलता है हमें मेटलर्जी का, जो कि है एक ब्रॉन्ज गर्ल डांसिंग स्टैच्यू, मतलब एक 4 इंच की एक डांसिंग गर्ल का फिगर मिला है हमें त्रिभंगा पोस्ट में मोहनजोदारो से, जो कि एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है मेटलर्जी का। ब्रॉन्ज स्मिथ के एविडेंस हमें दाइमाबाद से मिलते हैं। कॉपर, जो कि ब्रॉन्ज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो कॉपर जो है हम खेतरी माइंस राजस्थान से मंगाते थे, टिन जो है वो अफगानिस्तान से मंगाते थे। तो ये दोनों क्या दर्शाता है? ये ट्रेड एंड कॉमर्स दिखाता है कि बाहर क्षेत्रों से हम प्रोडक्ट्स मंगाते थे, रॉ मटेरियल मंगाते थे और उससे प्रोडक्ट्स बनाते थे। इस ब्रॉन्ज आइडल को बनाने में जो टेक्निक यूज होता था उसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता था। वीविंग यानी बुनाई के एविडेंस भी मिले हमें, वूल और कॉटन क्लॉथ मिले हैं एविडेंस फ्रॉम मोहनजोदारो, स्पिंडल वूल भी फाउंड हुआ है। ये सभी दर्शाते हैं कि वीविंग यानी कि बुनाई भी वहां पर होती थी। पॉटरी, जो सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट एविडेंस होते हैं कहीं के लिए भी, कोई भी सभ्यता के लिए, पॉटरी के एविडेंस हमें मिले हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW जिसे कहते हैं, और OCP ऑर्ज कलर पॉटरी, ये 2 पॉटरीज और अलग अलग इसके डिजाइन हमें मिले हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा के कई साइट से। बोट मेकिंग एक बहुत अच्छा एविडेंस है टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट का। क्ले मॉडल के बोट्स मिले हैं और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोट्स लोथल में होती थी, ऐसा एविडेंस भी हमें मिला है। टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट को हम ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट से भी समझ सकते हैं। बैंगल फैक्ट्री कालीबंगन से पाई गई है, उसके एविडेंस। बीड मेकिंग फैक्ट्री चन्हुदारो और लोथल दोनों जगह से हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिलती है। सील्स तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, 3000 से ज़्यादा सील्स हमें पाए गए हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा के साइट से। मोस्ट आर्टिस्टिक फीचर था ये
सॉफ्ट स्टोन यानी कि सॉफ्ट मिट्टी स्टीटाइट नामक एक सॉफ्ट स्टोन से ये बनता था। पशुपतिनाथ सील जिसे हम प्रोटोशिवा भी कहते हैं मोहनजोदारो से मिला है। पर्शियन गल्फ सील हमें मिला है लोथल से। बुल सील मिला है हड़प्पा से। ये 3 इंपॉर्टेंट सील्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेटिव। टेराकोटा फिगर्स अगर हम देखें तो मेल टॉर्सो जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है वो हमें हड़प्पा से मिला है। मदर गॉडेस की फिगर अगर आप देखेंगे तो मोहनजोदारो से मिला है, जो कि फर्टिलिटी गॉडेस को भी हम मानते हैं। ऐसा पता चलता है कि मदर गॉडेस की पूजा होती थी। स्टीटाइट स्टैचू सॉफ्ट स्टोन का बियर्डेड मैन जिसे प्रीस्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मोहनजोदारो से मिला है। तो ये सब एविडेंस जो है यही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि मेल टॉर्सो ऑफ रेड सैंडस्टोन कहां से मिला है, मदर गॉडेस की जो मूर्ति है टेराकोटा फिगर है वो कहां से मिली है, जो कि मोहनजोदारो से मिली है। अब यहां पर इमेजेस के थ्रू आप देख पाएंगे दोस्तों डांसिंग गर्ल की स्टैचू जो 4 इंच की है, मैं आपसे बात कर रहा था, त्रिभंगा पोस में, जो कि मोहनजोदारो से मिली है और ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है। मेल टॉर्सो जो कि ऊपर वाला भाग होता है हमारे शरीर का, ये आप देख सकते हैं रेड सैंडस्टोन से बना हुआ, जो कि हड़प्पा से मिला है। अगला देखेंगे आप प्रीस्ट किंग जो कि सॉफ्ट स्टोन स्टीटाइट से बना हुआ है, स्टीटाइट से, जो कि मोहनजोदारो से मिला है। बीड्स के एविडेंसेस ये आप देख सकते हैं, मनके यानी कि बीड्स, ये जो हमें मिले हैं चन्हुदारो से मिले हैं बीड्स के एविडेंसेस। स्पिंडल वूल की जो मैं बात कर रहा था आपको, ये भी हमें मिला है मोहनजोदारो से। मदर गॉडेस की प्रतिमा टेराकोटा फिगर आप देख सकते हैं, ये मोहनजोदारो से हमें मिला है। तो अभी तक हमने देखा दोस्तों टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर सरप्लस, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट। अब जहां पर अच्छी टाउन प्लानिंग होगी, जहां पर अच्छा एग्रीकल्चर होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होगा, टेक्नोलॉजी ऑफ क्राफ्ट होगा, तो ये सब मिलकर किस चीज पे योगदान देंगे अपना? इट लीड्स टू ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार और एडवांस स्टेज दर्शाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और एग्रीकल्चर लीड्स टू अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, गुड टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। तो ये सभी अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीय सभ्यता को दर्शाते हैं, बिकॉज अर्बन पॉपुलेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रूरल बेस। तो आप एग्रीकल्चर सरप्लस से ये देख सकते हैं कि इंटेंसिव फार्मिंग होती होगी जो कि आगे बढ़ी और सरप्लस में हुआ, जिसके बाद एक रूलिंग क्लास और एक कॉमन पीपल का क्लास आया, और ये सभी अच्छे टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, उससे फिर ट्रेड एंड कॉमर्स में फ्लरिश हुए, और ये सभी होने के कारण एक अच्छा टाउन प्लानिंग हुआ जो कि अर्बनाइज था। यही कारण है दोस्तों कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहली नगरीय सभ्यता यानी कि पहला अर्बनाइज्ड सिटी कहा जाता है। अब ट्रेड एंड कॉमर्स के कुछ एविडेंसेस हम देख लेते हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल हमें मिले हैं, पुरातात्विक। न्यूमरस सील्स, मैंने आपको बताया कि 3000 से ज्यादा सील्स हमें मिले हैं अलग अलग जगह से। पर्शियन गल्फ सील मिला है आपको, लोथल से मेसोपोटामियन सील मिला है, बुल सील मिला है, यूनिकॉर्न सील मिला है मोहनजोदारो से। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, अब जितने भी सील हैं उन सभी में एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है अलग तरह की, जो कि आज तक डेसिफर नहीं हुई है। रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजरमेंट्स हमें मिले हैं, इसके कुछ एविडेंसेस लोथल से। कमोडिटीज जो कि प्रोड्यूस होती थी, जिसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी, वो लोकली अवेलेबल नहीं थे। कॉपर और टिन इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि हम खेतरी माइन से मंगाते थे, टिन को अफगानिस्तान से। तो अगर हम कोई चीज को बनाने के लिए कोई और जगह से रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स तो जरूर रहा होगा। अब इस ट्रेड एंड कॉमर्स का मीडियम क्या था, माध्यम क्या था? इंटरनल ट्रेड के लिए दोस्तों यहां पर बुल्लक कार्ट्स का यूज किया जाता था। क्ले बुल्लक्स हमें मिले हैं मोहनजोदारो से। सॉलिड व्हील्स का यूज हुआ करता था उसमें। यह प्रश्न पूछा गया है कि ये जो व्हील्स यूज होते थे पॉटरी बनाने के लिए या फिर बुल्लक कार्ट्स में, वो कैसे थे? स्पोक्ड व्हील उस समय इन्वेंट नहीं हुए थे, सॉलिड व्हील्स का यूज हुआ करता था। बोट्स जो थे, जो कि बोट मेकिंग फैक्ट्री, एक प्रकार से बोट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, लोथल में ऐसे एविडेंसेस हमें पाए गए हैं। तो उससे पता चलता है कि एक्सटर्नल ट्रेड बोट्स के माध्यम से हुआ करता था। और ये जो भी ट्रेड या व्यापार था, इसका मोड क्या था? तो बार्टर सिस्टम था। कोई भी कॉइन्स और ये सब चीज हमें सिक्के नहीं पाए गए हैं। बार्टर सिस्टम होता है एक्सचेंज का मीडियम, जहां पर आप एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते और देते हो, इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। अब फॉरेन अकाउंट्स जो कि कुछ मिले हैं, मेसोपोटामियन सील जो कि इंडस सिटीज से मिले हैं, मैंने आपको बताया। मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट्स मिले हैं जिसमें लिखा गया है कि ट्रेड विथ मेलुहा, और ये जो मेलुहा शब्द है प्रोबेबली हम सिंध रीजन के लिए यूज करते थे, ऐसा
पाया गया है, सिंध रीजन को मेलुहा कहा जाता था, सिंडन, जो कि मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट्स में दर्शाया गया है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि मेलुहा किसे कहा जाता था, तो सिंध रीजन वाले लोगों को या उस रीजन को मेलुहा कहा जाता था, जो कि मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में दर्शाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सो हैविंग अ ग्रेट इकोनॉमी लीड्स टू अर्बनाइजेशन। और इकोनॉमी के आप सभी को पता होगा 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर उनके पास था, सेकेंडरी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि चान्हूदारों में बीड मेकिंग फैक्ट्री थी, बोट मेकिंग होता था, ये भी था। ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि सर्विस सेक्टर को, टर्शरी सेक्टर को दर्शाता है। तो ये तीनों सेक्टर्स थे। ऑल दीज आर प्रेजेंट ड्यूरिंग इंडस पीरियड लीडिंग टू फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो ये था कारण दोस्तों फर्स्ट नगरीय सभ्यता यानी कि फर्स्ट अर्बनाइज सिटी कहने का। इंडस वैली का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो इसका कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिलता है। हम लोग इसको अजम्पशंस के बेस पर मानते हैं, बेस्ड ऑन कल्चरल होमोजेनिटी, क्योंकि ये वास्ट एरिया में फैला हुआ था, ऑलमोस्ट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ था और एग्जिस्ट किया ऑलमोस्ट 600 ईयर्स के लिए। अब क्योंकि यहाँ के टाउन प्लानिंग सेम था, हर जगह हमें सेम टाउन प्लानिंग मिला है, जो बर्न ब्रिक यूज हुए थे ऑलमोस्ट सेम साइज के, ड्रेनेज सिस्टम हर जगह सेम मिला है, सील्स जो अलग अलग जगह से हमें मिला है जो कि ऑलमोस्ट 600 से 700 किलोमीटर दूर हुआ करते थे, साइट्स सेम मिले हैं। ग्रेनरीज हमें मिला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, जो कि ऑलमोस्ट 700 से 800 किलोमीटर दूर है। बर्न्स ब्रिक्स जो मैंने बताया यूनिफॉर्म साइज के थे। सेम स्ट्रक्चर एविडेंस, सो देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटिंग या फिर सेंट्रल अथॉरिटी। और सेंट्रल अथॉरिटी कौन थी? ना कि प्रिस्टली क्लास, ना कि कोई पॉलिटिकल क्लास, वो थी मर्चेंट क्लास, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हो रहा था, सोसाइटी थी डिस्टिंक्शन ऑफ वेल्थ पे, तो मर्चेंट क्लास, व्यापार क्लास जो था वो ही था सेंट्रल अथॉरिटी, ऐसा अज्यूम किया जाता है। बिकॉज देयर वॉज एब्सेंस ऑफ प्रीस्टली एंड वॉरियर क्लास। कहीं भी हमें वेपन्स के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, इसीलिए यह अज्यूम किया जाता है। मैक्सिमम एविडेंसेस जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिलते हैं, इसीलिए जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो थी मर्चेंट क्लास। इंडस वैली का अगर हम रिलीजियस प्रैक्टिस देखें दोस्तों, धार्मिक क्या था उनका, तो वो था टेराकोटिव फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, जो मोहनजोदड़ो से हमें मिला है। तो इससे पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पर्टिकुलरली ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी नहीं, मैट्रियार्कल भी इसमें थी। अ फिगर वेयर अ प्लांट कमिंग आउट फ्रॉम एम्ब्रियो, दिस रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी कल्ट। तो फर्टिलिटी कल्ट को भी ये दर्शाता है। आज भी जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये भी एक फर्टिलिटी कल्ट है एक प्रकार का। पशुपति सील जो कि दर्शाता है प्रोटो शिवा को, पॉसिबली हम ऐसा मान सकते हैं कि शिवा की वर्शिप होती थी। एनिमल वर्शिप दोस्तों आपको पता होगा, आज भी हम एनिमल वर्शिप बहुत ही वास्ट एरिया में किया जाता है, मतलब बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। एनिमल वर्शिप टाइगर, राइनो, एलिफेंट, बफेलो एंड 2 डियर एट फीट ऑफ योगिक सील। पशुपतिनाथ सील जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें जब सभी भी जानवर दिखाए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एनिमल वर्शिप भी वहां पर थी। फालूस के एविडेंसेस जो कि आज भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं रिलेटेड टू शिवा। ट्री वर्शिप, आप सभी आज जानते होंगे कि पीपल ट्री की वर्शिप आज भी की जाती है, और उस समय भी पीपल ट्री बहुत ही सेक्रेट था, उनके लिए पूजनीय था इंडस वैली पीरियड में, ऐसा माना जाता है बेस्ड ऑन एविडेंसेस। अब अगर आप आज के समय में प्रेजेंट डे में और इंडस वैली का धार्मिक यानी कि रिलीजियस प्रैक्टिस आप सिमिलैरिटी ढूंढेंगे, उसमें तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटी मिल जाएगी। मदर गॉडेस और फर्टिलिटी कल्ट आज भी होता था और उस टाइम भी होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें टेराकोटा फिगर्स मिले हैं। पशुपतिनाथ सील उस समय महादेव की पूजा यानी कि प्लूटो शिवा की पूजा दर्शाता था। आज भी शैविज्म का कल्ट हमारे यहाँ है, एग्जिस्ट करता है। ट्री वर्शिप, वहां पर पीपल ट्री की वर्शिप हुआ करती थी। बनियन ट्री और पीपल ट्री आज भी हमारे समय में सेक्रेड माने जाते हैं। एनिमल वर्शिप उस समय की जाती थी, आज भी अगर देखेंगे तो काऊ जो है बहुत ही पूजनीय है, स्टिल प्रिवलेंट है। तो ये सिमिलैरिटीज अगर आप देखेंगे तो इंडस वैली में और आज के प्रेजेंट समय में सेम फर्टिलिटी या सेम रिलीजियस प्रैक्टिस आपको देखने को मिल सकती है। अब आप देखेंगे दोस्तों लेट हड़प्पन साइट्स, जो कि डिक्लाइन जब हो रहा था हड़प्पन फेज, उस समय के साइट्स हैं कुछ, जैसे कि अरहर कल्चर आप देखेंगे राजस्थान में, अलमगुर पीर नामक एक जगह है यूपी में, रंगपुर और रोजडी जो कि जहां से एविडेंस मिले हैं डिक्लाइन के, जो कि गुजरात में है, मैंने आपको बताया। जॉर्वे कल्चर आप देखेंगे नर्मदा और तापी वैली में आपको मिलेगा। मालवा कल्चर
नवदा टोली नामक एक जगह में आपको मालवा कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जॉर्वे कल्चर जो कि नर्मदा और तापी वैली के पास मिलता है, नवदा टोली नामक जगह जो कि मालवा कल्चर को दर्शाता है। लेटर फेज के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं गुजरात में रंगपुर और रोजदी, ये इंपॉर्टेंट है। और हर कल्चर आपको मिलता है राजस्थान में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स आपको मिसिंग दिखाई देगा। ट्रेड एंड कॉमर्स के कोई भी साक्ष्य हमें मिलते नहीं हैं और ये सभी रूरल सेटलमेंट थे। तो अगर कोई भी जगह ऐसा अज्यूम किया जाता है अर्बनाइज सिटी से वापस अगर ये रूरल हो रहा है तो कुछ ना कुछ डिक्लाइन के कारण रहे होंगे, जिसके कारण हड़प्पन फेज कंप्लीटली 1900 BC आते आते तक डिक्लाइन हो गया। तो यहां पर दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्य जो मैच्योर फेज के हैं, मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसकी खोज किसने की, ये कौन से नदी के किनारे थे, और ये हर जगह आपने पढ़ा होगा इसीलिए मैंने इसको बताया नहीं है। फिर भी किसने किसने खोज की ये मैंने आपको बताया है। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदारो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था। लोथल जो गुजरात रीजन में था भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे था ये। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप अपने नोट्स में अक्सर देखे ही होंगे। मैंने आपको दूसरी तरीके से पढ़ाने या समझाने का कोशिश किया है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। CGPSC के स्टूडेंट्स के लिए ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप उसमें आंसर कैसे लिखेंगे वो सभी मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। सभी को थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सभी को।